तारिक साहब, मेरा पहला सवाल ये कि अब्बास इराक्ची साहब जो हैं ये चीन के दौरे पर, इससे पहले अगर देखा जाए पाकिस्तान में मुज़ाकरात का पहला दौर होता है, दूसरे दौर के लिए वो पाकिस्तान में तो आते हैं लेकिन ये कह देते हैं कि डायरेक्ट बातचीत नहीं होगी। यहाँ से वो ओमान जाते हैं, ओमान से फिर वापस पाकिस्तान आते हैं, फिर यहाँ से वो रशिया जाते हैं, रशिया से वापस तेहरान जाते हैं और फिर कुछ दिनों के सकूत के बाद या तवक्कुफ के बाद अब वो चीन में। तो ये जो अगर डॉट्स मिलाए जाएं तो इस पूरी स्ट्रेटजी के अंदर आपको क्या लगता है कि ईरान की सोच क्या है, ईरान के इकदामात क्या हैं और ईरान अपर हैंड पे किस तरीके से? देखिए, इसके कई डार्ट्स अगर मिलाने की कोशिश की जाए तो एक तो सबसे पहले जो उनका रशिया जाना, फिर उसके बाद यहां ये देखना होगा कि सारे सिनेरियो के अंदर स्पॉयलर्स कौन कौन से हैं। स्पॉयलर्स इस वक्त देखा जाए तो इजराइल नजर आ रहा है, स्पॉयलर भारत इसमें नजर आ रहा है। इसमें जो जीसीसी कंट्रीज के अंदर नई ग्रुपिंग शुरू हो चुकी है और कई मुमालिक चाहते हैं कि जंग ईरान का बिल्कुल खात्मा किया जाए, कुछ चाहते हैं ईरान को ऐसे ही छोड़ दिया जाए। तो दर हकीकत मुख्तलिफ किस्म के सिनेरियो अगर देखे जाएं और उसके बाद ईरान की अंदरूनी इंतशार इस वक्त अगर देखा जाए तो पासदाराने इनकलाब और सियासी जो उनकी हुकूमत है, आपने देखा होगा एक कदम आगे और दो कदम पीछे। इस सारी सूरत हाल के अंदर उनका ट्रस्ट फैक्टर, फिर उसके बाद अमेरिका का ट्रस्ट फैक्टर और ईरान का ट्रस्ट फैक्टर, और फिर गारंटीज नहीं है इसके अंदर। ईरान एक भरपूर बड़ी गारंटी चाहता है कि, और आपने देखा होगा कि उनकी शराइत के अंदर एक सबसे बड़ी शर्त यह है कि ये जंग बंदी ना हो, ये सीज फायर ना हो, ये परमानेंट जंग बंदी हो और ये ना हो कि 6 महीने बाद दोबारा जंग शुरू कर दी जाए। जो अमेरिका की तरफ से दरमियान में एक ये भी खबर आई कि शायद रशिया जो है वो दरमियान में एज ए सालस का रोल अदा करेगा, लेकिन अमेरिका की तरफ से, सऊदी अरेबिया की तरफ से तहफुजात, क्योंकि वो तो खुद अभी सैंक्शंस का हिस्सा है, यूक्रेन जंग जारी है, तो उसके बाद ईरान को वापस आना पड़ा और नाउ पाकिस्तान इज बैक इन गेम। अब इस वक्त राक्ची साहब जो चाइना जा रहे हैं उसके बारे में 2-4 खबरें मुसलसल गर्दिश कर रही हैं। एक तो ये कि वो जाके चाइना पे, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाइना जाने की तैयारी कर रहे हैं, वहां पे उनका जो आंतराज है उसका कुछ हिस्सा जा भी चुका है। तो राक्ची साहब ये चाहते हैं कि अमेरिका के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए क्योंकि इसके अंदर चाइना भी पार्टी मौजूद है। वेनेजुएला का तेल बंद होना, फिर ईरान से तेल बंद होना, तो दर हकीकत चाइना के ऊपर भी प्रेशर है। दूसरा, खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद दोबारा एक किसी बड़ी जंग की तरफ जाया जा रहा है। आज साउथ कोरिया और जर्मनी जो है वो अमेरिका के साथ आ चुके हैं और जो बदलती सूरत हाल मशरिक़ वुस्ता के अंदर जो ईरान का यूएई के ऊपर जो मिसाइल दागना, तो एक बड़ा एक अजीब सा सिनेरियो मौजूद है। लेकिन इराक़ची साहब चाहते हैं कि चाइना गारंटी दे, चाइना प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर प्रेशर डाले। ये बताइए कि चाइना क्या गारंटी देने की पोजीशन में है, क्योंकि मुतासिरीन में तो चाइना है, यानी आबनाए हरमुज का बंद होना और फिर एक वो जहाज जो कब्जे में लिया जाना वो चीन से आ रहा था, बाद में उसका पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाना। लेकिन इस सारे मामले में अभी तक चाइना के किरदार को देखें तो पसे पर्दा रह के किरदार अदा करने वालों में दुनिया में सालसी के हवाले से मंजरनामा कुर्बो जवार में अगर आप देखें या माजी करीब के अंदर देखें या माजी करीब की दहाई के अंदर भी देख लें, तो आपको चीन की तरफ से तस्फिये के हवाले से बाकायदा खुद को पेश करने की रिवायत दिखाई नहीं देती। तो क्या चाइना इस पोजीशन में है कि वो एज ए मीडिएटर या प्रेशर टैक्टिक के तौर पे या कोई टूल के तौर पे अमेरिका पे प्रेशर डाल सके कि नहीं आपको ये टर्म्स एंड कंडीशंस मानना होंगी, या फिर आप ये समझते हैं कि कहीं ना कहीं पे ईरान पैगाम कोई चाइना के थ्रू देगा और चाइना अमेरिकन प्रेसिडेंट के विजिट के ऊपर वो कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगा? एब्सोल्युटली, मैं ये समझता हूं कि चाइना का रोल जो इस जंग के अंदर अगर देखा जाए तो उन्होंने सामने तो नहीं आए, लेकिन पीछे इंटेलिजेंस शेयरिंग सारी की गई, सैटेलाइट के जरिए ईरान को गाइड किया गया। और यहां पे जो पिछले चंद हफ्तों में एक चीज सामने आई है कि एक पूरा जो एक सर्कल क्रिएट किया गया था ऑफशोर कंपनीज का, शेल कंपनीज का, और जिस तरीके से तेल जाता रहा ईरान से चाइना, और उसको भी अमेरिका ने टारगेट किया है पिछले दिनों में। फिर एक साइनो चाइना एक जो ट्रेन है जो कि 3 कंट्री से होके चाइना जाती है,
पिछले दिनों उसके बारे में भी स्टेटमेंट आई कि उसके ऊपर भी हमला किया जाएगा। तो दर हकीकत इस वक्त सारे जो ताश के पत्ते हैं वो सामने टेबल पर आ चुके हैं। और चाइना चाहे देखें आज तक उन्होंने जंग तो नहीं की, लेकिन इस अ वेरी इंपॉर्टेंट सुपर पावर है, उसका भी स्टेटस मौजूद है। और अगर चाइना सफर करेगा तो इनडायरेक्टली पूरी दुनिया सफर करेगी, सप्लाई चेन टूटेगी। यहां अमेरिका तो देखे ना, मैन्युफैक्चर तो सिर्फ तैयार करता है, बाम करता है, कपड़े जूते खाने की चीजें, दूसरी चीजें कहां से लाएंगे। तो दर हकीकत आज प्रेसिडेंट ट्रंप साहब की स्टेटमेंट भी आई है व्हाइट हाउस से कि हम अमेरिका के साथ, हम चाइना के साथ अच्छे रिलेशनशिप चाहते हैं। तो मेरे ख्याल में चाइना एक पार्टी बनने की सलाहियत रखता है, चाइना प्रेशर क्रिएट करने की पोजीशन में है, और अब नहीं करेगा तो कब करेगा। तो दर हकीकत मेरे ख्याल में इराकची साहब का दौरा, वहां जाना एक बड़ा बामानी दौरा है, और खासकर प्रेसिडेंट ट्रंप साहब के दौरे से पहले जाना वेरी इंपॉर्टेंट है कि प्रेशर क्रिएट किया जाए, अमेरिका से कहा जाए कि किसी बड़ी जंग से इज्तनाब किया जाए। अनफ इज अनफ। मेरे ख्याल में दैट पॉइंट हैज कम आउट। और मैं समझता हूं आज की जो सूरत हाल है, सिर्फ अभी तक एक जहाज गुजर पाया हालैंड का, वहां से ब्लॉकेड अगर देखा जाए तो ईरान का कामयाब है, लेकिन आबनाए हरमूज अभी तक बंद है, उसमें कोई खातर खा अभी तक पेशरफ्त नहीं हुई है। आज सुबह हमारे सेक्रेटरी ऑफ वॉर, उन्होंने दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने दो चीजों को सामने रखने की कोशिश की कि ऑपरेशन फ्यूरी और प्रोजेक्ट फ्रीडम के अंदर डिफरेंस क्या है, हम किस हद तक आगे जा सकते हैं, किस हद तक बर्दाश्त करेंगे। तो ये सारी चीजें टेबल पर मौजूद हैं आज। और दूसरा, कई नई चीजें डेवलप कर रही हैं, इजराइल को तैयारे देना F-35 और उसके बाद F-15 देना, और उसके बाद आज भी उनका लेबनान के अंदर एक भरपूर हमला करना, ये सारी चीजें टेबल के ऊपर मौजूद हैं। अच्छा तारड़ साहब एक चीज बताइए कि आप $8.6 बिलियन के जो नए एग्रीमेंट की बातें हो रही हैं, जिसमें यूएई, कतर, कुवैत, इजराइल को इंटीग्रेटेड किया जाएगा, एक डिफेंस अम्ब्रेला अलग से बनाई जाएगी, क्या हम इसे मुस्तकबिल की हिकमत अमली कहें या फिर मौजूदा दौर की हिकमत अमली ही कहें जो हिफ्ज़ मातकद्दुम की जा रही है, जिसके तनाजुर में ईरान भी अपने स्टॉक पाइल्स के अंदर इजाफा कर रहा है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा है कि ईरान की ड्रोन टेक्नोलॉजी जो है वो भी तेजी के साथ बढ़ती चली जा रही है, और फिर बाद में वहां पे बाकायदा तौर पे अवाम से भी ये अहद लिया गया है कि इस जंग में शिरकत करने के हवाले से कौन कौन जो है वो तैयार है, और इस ज़मीन के अंदर करोड़ों अफराद ने बाकायदा तौर पे रजिस्ट्रेशन करवाई है। तो क्या इसे मौजूदा दौर के तनाजुर में देखा जाए या मुस्तकबिल के तनाजुर में? बिल्कुल मैं एग्री करूंगा। एक तो 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने उस पर अपनी आमादगी का इजहार किया है, और दूसरा यहां पे ये है कि ईरान के अंदर अभी भी 2 साल की आर्मी ट्रेनिंग जो है वो लाजम है हर मर्द के लिए। तो मेरे ख्याल में वो तो बिल्कुल आपकी बिल्कुल बात ठीक है। पासदराने इनकलाब की तरफ से थ्रेट्स आ रही है। एक नई डेवलपमेंट भी आई है जो 6 कश्तियों के हवाले से, कि अभी ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आई है कि वो 6 कश्तियां पासदराने इनकलाब की हैं, वो जंगी नौयत की नहीं थी, हमारे लोग सामान लेके आ रहे थे, सिविलियन थे। ये भी नई सामने बात आई है। दूसरा, ड्रोन के हवाले से जो आपने बात की है, एब्सोल्युटली जो शाहिद या शहीद ड्रोन जो है उसने ट्रू स्ट्रोक इंजन से, मोटरसाइकिल के इंजन से बनाना, और फिर उसके बाद 40-50 साल के ऑलमोस्ट एम्बार्गो के बावजूद ये चीजें बना लेना काबिल सताइश है। नई एक डेवलपमेंट जो आई है, फाइबर ऑप्टिक्स का जो एक ड्रोन बनाया है हिजबुल्लाह ने, उसने भी बड़े इस वक्त बहुत पॉपुलर चल रहा है वो भी, और वहां भी। लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो इस वक्त और एक नई डेवलपमेंट है, इजराइल के अंदर अक्टूबर में इलेक्शन है, और इसी महीने वो अपनी असेंबलियां डिसॉल्व करने वाले हैं वहां पे, और रश शाना का त्यौहार आने वाला है जूश। तो ये सारे फैक्टर अगर देखे जाएं तो मेरे ख्याल में प्रेसिडेंट ट्रंप का चाइना का दौरा भी अच्छा होगा, पॉजिटिव होगा। वो प्रेसिडेंट ट्रंप साहब अच्छा, मेरा तारड़ साहब एक मुख्तलिफ तरह का सवाल है। कहते हैं कि ये सकूत जो है ये तूफान से पहले की खामोशी है, लेकिन मैं इसको उलट करना चाहता हूं, क्या इस तूफान के बाद मुस्तकिल खामोशी दिखाई देती है या फिर तूफान दर तूफान दिखाई देते हैं? देखिए, मेरा जो अगर हिस्टोरिकली देखा जाए तो मैं समझता हूं जंगों की नौयत तब्दील होती जा रही है। देखें, गजा जो बैक बर्नर पे चला गया, लेकिन वहां पे जुल्म और सितम जारी है। लेबनान एक नया फ्रंट खुल गया है। क्रीमिया को दुनिया भूल चुकी है। यूक्रेन जंग दुनिया भूल चुकी है। पाकिस्तान भारत का तनाजा हुआ, लेकिन कश्मीर वहीं का वहीं खड़ा है। मैं जिस तरह फोरकास्ट कर रहा हूं
कि ये इसमें जंग बंदी होगी लेकिन तस्वीर यही खड़ा रहेगा, क्योंकि दुनिया के कई अभी ऐसी पार्टीज हैं जो चाहते हैं कि ईरान वहां पे स्ट्रांग रहे, बिल्कुल खत्म ना हो। और देखें इसके बाद इजराइल को भी जंग चाहिए, अमेरिका को भी फ्यूचर में जंग चाहिए। जंगों के बगैर ये सर्वाइव ही नहीं कर पाते। तो दर हकीकत हमारा मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? तो सर फिर मेरा सवाल ये है कि हर बार तो ये देखने में आया कि हर जंग के बाद जो उसका बजट था या उस पर जो लागत आई वो इत्तेहादियों से निकलवाई गई, उनको असलहा बेच के, उनको तैयारे बेच के या उनको डिफेंस सिस्टम बेच के। अभी तो 8.6 बिलियन डॉलर्स की बात हुई है, यहां तो ट्रिलियन डॉलर्स का मंसूबा है। जो लागत सामने आई 25 बिलियन डॉलर तो अनाउंस्ड कह रहे हैं, और फिर ये कहा जाता है अप्रॉक्सीमेटली वो 50 से 100 बिलियन डॉलर्स का खर्च तो हो चुका, और अभी ब्लॉकेट के ऊपर जितना खर्च हो रहा है ये तो अलग से अंदाजे हैं। तो ये सारा मामला जो है फिर इसकी लपेट में कौन कौन आता दिखाई देता है? किससे पैसा निकलवाया जाएगा, किस सूरत में निकलवाया जाएगा? देखिए, इत्तेहादियों से पैसा लेना ये नई बात नहीं है। मैं यहां पे अर्ज करना चाहूंगा कि ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर थी, यूनाइटेड भारत में, वो जब भी, मुझे अभी याद आया, सराजुद्दौला पे हमला किया था तो उन्होंने बंगाल से उस जंग का खर्चा लिया था। ये नई बात नहीं है। अभी भी पैसे जो हैं वो जीसीसी कंट्रीज हैं, जितने एलाइज हैं अमेरिका के, वो मिलके देंगे। ये जंग फ्री नहीं होगी। हर एक मिसाइल का पैसा उन्हें देना होगा, हर एक इंटरसेप्टर के पैसे देने होंगे, फ्यूचर की जंगों के भी देने होंगे। तो दर हकीकत मैंने जिस तरह पहले कहा है कि मुकम्मल ईरान को खत्म करना इज नॉट इन फेवर ऑफ मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। उन्होंने इश्यूज को रखना है, उन्होंने मुद्दे बना के रखने हैं ताकि दुनिया के अंदर वो गुलशन का कारोबार चलता रहे। तो मेरे ख्याल में इट्स नॉट इन फेवर। चाहे ईरान को ऐसे ही छोड़ा जाएगा, कुछ अरसे के बाद कोनियां मारते रहेंगे, हालात गर्म रखेंगे, लेकिन मेरे ख्याल में जो कि जिस तरह के मैंने माजी में मैंने आप बताया है कि गजा अभी तक ब्लीड कर रहा है। सिर्फ ये है कि फ्रंट पेज पे नहीं है, लेकिन वहां पे जुल्म सितम अभी भी जारी है। लेबनान में आज भी तकरीबन 150 के करीब लोग जो हैं उनको शहीद किया गया है। तो मेरे ख्याल में जब तक, मेरे नजर में, जब तक हमारे बच्चे इंग्लिश और मैथ और कंप्यूटर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर ग्रिप हासिल नहीं करेंगे, हमारे जो मुसलमान कंट्रीज के साथ बारी बारी चुन चुन के इसी तरह बारी बारी सब जो है वो इसी तरह शिकार होते रहेंगे। मुस्तकिल अमन होता दिखाई नहीं देता, कहीं ना कहीं झड़पें होती रहेंगी।